बातचीत करेंगे। हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका तारुफ आपके साथ करा देते हैं। अशोक सज्जनहार जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। इसके अलावा पिनाक रंजन जी हैं जो पूर्व राजनयिक रह चुके हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल तेज टिक्को भी हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं। शुरुआत हम यहां पर अशोक जी आपके साथ कर रहे हैं। अब सबसे पहले जो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, हालांकि कहा यह जाता रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं है, लेकिन ये सब तस्वीरें बंद कमरों में होती थी। इस तरह से एक बड़े दो चेहरे और इस तरह से ये लड़ाई की तस्वीर सामने आना और बहस हो जाना, पहले तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी तस्वीर की उम्मीद की जा रही थी कि ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है, और ज़ेलेंस्की में इतनी हिम्मत यहां पर कैसे आ गई? जिस तरह से वो यहां पर बात करें और उसके बाद के ट्विटर पर भी देखा जा रहा है, जो उनके सपोर्ट में आ रहा है वो उन्हें थैंक यू भी लिख रहे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं अशोक जी? धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो ऐसी तस्वीरें पहले कभी देखने को नहीं मिली हैं। मैं कहूंगा ना तो व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में कभी देखने को मिली हैं, ना किसी और दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जब वार्तालाप हो रहा हो। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, जो कुछ लोग कहते हैं, जो मे बी बिहाइंड क्लोज डोर्स, जब बंद कमरे में बातचीत हो रही होती है तो ऐसे गुस्से आ जाते हैं और गर्म हो जाती है हवा वहाँ पर, परंतु मेरे विचार से ऐसा इतनी हद तक कभी वो नहीं गया है। और मैं समझता हूं, क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जब आए थे यहाँ पर, अब मिनरल डील तो थी, उसके ऊपर उन्होंने बातचीत कर ली थी, काफी बातचीत हो गई। अशोक जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अशोक जी आपके पास हम वापस लौटेंगे। पिनाक रंजन जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पिनाक जी आपसे समझना चाहेंगे, बातचीत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि ट्रंप ने खुद स्टूपिड प्रेसिडेंट कह दिया ज़ेलेंस्की को, और बहुत बड़ा फेरबदल भी यहां पर देखने को मिल रहा है। ट्रंप के एक बार दोबारा सत्ता में आने के बाद विदेश नीति में झुकाव अब जा रहा है रूस की तरफ, जो आज तक कभी नहीं हुआ। ये जो 70 साल अभी तक बीते हैं, एक नफरत ही देखी गई है रूस के प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ओर से यहां पर आप देखिए किस तरीके से अब जो रुख है वो उनका पलटता हुआ रूस की तरफ ज्यादा जा रहा है, और यूक्रेन को वो नकारते हुए दिख रहे हैं। इनकी नीतियां जो है वो बेसिकली डिसरप्टिव है, जिसको हम डिसरप्टिव डिप्लोमेसी कहते हैं। तो वही आपको दिख रहा है, और भाषा में भी वो कुछ डिप्लोमेटिक नहीं है। वो तो जाहिर हो रहा है जिस तरह से वो बात कर रहे हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने मीडिया के सामने ये सब किया। वैसे बंद कमरे में भी हम लोग ऐसा नहीं, इस तरह का भाषा इस्तेमाल नहीं करते। ये तो हमने ऐसी डिप्लोमेसी तो हमने जो सीखी है और जो हमने 40 साल से देखा है, इस तरह का भाषा इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, डिबेट जरूर होता है, आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आते हैं, क्योंकि हर एक पक्ष अपना वो मतलब जो विचार है वो रखता है अपने इंटरेस्ट के लिए। पर मुझे ये लगता है कि ये ट्रंप नाराज इसलिए हुए होंगे क्योंकि ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की कह रहा है कि हम तो लड़ते जाएंगे, आपने हमें बहुत मदद की है, पर और आप करें तो अच्छा है। और उधर यूरोप से भी उनको काफी सपोर्ट मिल रहा है। मुझे ये नहीं मालूम कि यूरोप जिस तरह का सपोर्ट अमेरिका ने दिया है, फंडिंग और मिलिट्री का, क्या यूरोप इसको कर सकता है? पर यहाँ पे एक भू राजनीति की बात आ जाती है, और वो है कि ये जो हमारी जो दुनिया थी, जिसको हम इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं, वो अनरेबल हो रहा है। यानी देखिए, नेटो पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा, ये जो डिस्टेंस हो गया है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भी उसमें ज्वाइन कर रहा है यूरोप के साथ, और अमेरिका का ये एक भू राजनीति का एक बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रेंड दिख रहा है। अब जरा आप ये भी समझाइए कि जिस तल्ख अंदाज में यहाँ ज़ेलेंस्की बात करते हुए नजर आए हैं, हालांकि ट्रंप ने उन्हें कई बार ये भी कहा कि आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप इस तरह से यहाँ पर बात कर सके, आपकी कंट्री का हाल आप देखिए। ट्रंप ने ये भी समझाने की कोशिश की। यहाँ से अगर यूक्रेन के भविष्य की बात की जाए तो आपको यहाँ से यूक्रेन का भविष्य क्या दिखाई देता है? क्योंकि सीज फायर पर तो जबरदस्त भड़क गए हैं ज़ेलेंस्की। पिनाक रंजन जी, यूक्रेन को अल्टीमेटली मतलब टेबल पे तो आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप से मैं उम्मीद इतना नहीं रखता हूं कि वो उस तरह का सपोर्ट वो दे सकेंगे। वो कह तो रहे हैं देंगे, और दें तो फिर रशिया के साथ यूरोप का भिड़ंत भी हो सकता है। तो क्या वो यूरोप चाहेगा? वहां पे तो सरकार, जर्मनी में तो सरकार बदल गई है। उधर यूके में वो कह रहे हैं कि हम यूके के ट्रूप्स भेजेंगे,
उस तरह का हुआ तो यूरोप में युद्ध जरूर लगेगा। और इस युद्ध में, और इसीलिए ट्रम्प कह रहे थे वर्ल्ड वॉर टाइप का सिचुएशन आप क्रिएट मत करिए, मत क्रिएट करने की कोशिश मत करिए। पर इसमें लग रहा है कि ठीक है, पर वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में अल्टीमेटली अमेरिका यूरोप के साथ ही चला। पर इस बार तो लगता है कि अगर कुछ युद्ध छिड़े तो अमेरिका तो कहेगा ठीक है आप लोग लड़ लो और हम दूर से देखेंगे, क्योंकि ये तो ट्रम्प की नीति में लग रहा है ऐसा ही होने वाला है। पर खैर उतनी उसकी नौबत शायद ना आए, पर लग रहा है मुझे कि ये दरार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। यूरोप का मतलब यूरोप वाले भी रशिया को सस्पिशियस मतलब नजरों से देखते हैं। वो भी रशिया को समझते हैं कि ये एनिमी है, पता नहीं कल क्या। उनकी बड़ी हिस्ट्री है ना रशिया के साथ एक वर्ल्ड वॉर की, और वर्ल्ड वॉर के बाद ही जो ये इंटरनेशनल ऑर्डर बना था जिसकी मैं बात कर रहा था, वो उसी का अब अंत मतलब होने वाला। जी, इसके अलावा कर्नल तेज टिक्को जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा मामलों के जानकार वो यहाँ पर माने जाते हैं। आपने देखा किस तरीके से टिक्को जी की जो झुकाव है अब रूस की ओर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है अमेरिका का, और यूक्रेन का साथ अब अमेरिका छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। नेटो का भविष्य अब आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी जो देश है नेटो देश, अमेरिका अब अलग थलग एक तरीके से पड़ गया है, यूरोप के सारे देश एक साथ आ गए हैं, तो रूस इसका फायदा कैसे उठा सकता है? क्या वो नेटो का फायदा उठाएगा जो टूट यहाँ पर अब बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे हैरानगी हो रही है, यहाँ पर दो फॉर्मर एम्बेसडर्स बैठे हैं कि डिप्लोमेसी को इस अनडिप्लोमेटिक तरीके से कंडक्ट किया जाता है। मैं तो पहली बार ये सुना भी है और देखा भी है। लेकिन ये जो आज हुआ है इसके बहुत दूरगामी अंजाम होंगे। सबसे पहले जब रशिया ये बोल रहा था कि भाई नेटो को ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए, और जिसकी गारंटी रेगन ने दी थी गोर्बाचोव को, उससे नेटो हट गया और तकरीबन कंप्लीट ईस्टर्न यूरोप जो है वो नेटो में तब्दील हुआ। रशिया को थ्रेट है, ये रशिया का पक्ष है। लेकिन रेड लाइन थी जब यूक्रेन नेटो में जाने की कोशिश कर रहा था और जंग शुरू हो गई। लेकिन अमेरिका नेटो से दूर हट रहा है और वो सबको मालूम है क्यों हट रहा है। दूसरी बात यह है कि रशिया जो है वो अब इस मामले में स्ट्रॉन्गर नजर आ रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका यूक्रेन को मदद नहीं करेगा और सीज फायर किसी ना किसी तरीके से हो जाएगा तो यूक्रेन की 20% जो इलाका है उनका वो रशिया के कब्जे में रहेगा, क्रीमिया उनके कब्जे में रहेगा, ब्लैक सी में उनका डोमिनेशन होगा। और मुझे लगता है अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप के नीचे इस चीज का उन्होंने फैसला किया है कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन क्या यूरोप को एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा। तो यूरोप को अपनी सुरक्षा का फैसला खुद करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि आज की ये जो बहसाबहसी चल रही और पब्लिकली हो रहा है, मुझे लगता है इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे यूरोप के लिए। नेटो तो मैं मानता हूं अमेरिका नेटो को कोई मदद नहीं करेगा, ना वो यूरोप की अभी मदद करेगा। और यूरोप को अपनी सुरक्षा का प्रबंध खुद करना पड़ेगा। रशिया इन इलाकों को अपने पास रखेगा, वो सीज फायर एक्सेप्ट करेगा और स्थिति ऐसी बनी रहेगी। मैं एक और बात भी ऐड करना चाहता हूं, मेरे ख्याल से ज़ेलेंस्की का रजीम चेंज अब तय है, क्योंकि वही अमेरिका को लगता है वही एक बहुत बड़ी बाधा है सीज फायर में, वो चला जाएगा यहाँ। ठीक है। और जैसा आपने कहा सर कि इसके जो परिणाम है वो बहुत दूरगामी यहाँ से साबित होते हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीर किसी ने पहले नहीं देखी। अशोक जी, अब सवाल एक ये भी है कि अमेरिका की जो विदेश नीति है उसके लिए ये बड़ी परीक्षा होगी क्या? क्योंकि देखिए यूक्रेन तो पहले ही ये कहता है कि वहां रोका नहीं गया पुतिन को, तो वो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो बार बार यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी की बात इसीलिए करता है। अब ऐसे में आपको यहाँ से भविष्य क्या दिखाई देता है, और अमेरिका की विदेश नीति की ये जो परीक्षा है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं अशोक जी? देखिए, मैं समझता हूं ये परीक्षा इतनी अमेरिका की विदेश नीति की नहीं है जितनी कि यूरोपीय देशों की विदेश नीति की है और पूरे विश्व की विदेश नीति की है। क्योंकि ये जो बदलाव किया है ये हमको समझना है, जो ये और देशों ने बदलाव नहीं किया है अपनी विदेश नीति में, ये अमेरिका ने विदेश नीति में अपने बदलाव किया है, जो उनकी 80 साल से विदेश नीति चली आ रही है। क्योंकि आप देखिए किस प्रकार के शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं। जैसे राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं यूरोपियन यूनियन के लिए, वो कहते हैं यूरोपियन यूनियन का तो गठन ही हमको मारने के लिए हुआ था, है जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड
टू स्क्रू द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब उनके विरुद्ध काम करने के लिए, और वो बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए, जहां हम बात करते थे ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप की, इनकी अलायंस की, वहां पर हम देख रहे हैं जो अमेरिका कह रहा है जो ये तो हमारे विरुद्ध काम करने के लिए वो कर रहे हैं। पूरी दुनिया में चाहे उनके सबसे बड़े जो व्यापारी मित्र हैं, चाहे कनाडा है, मेक्सिको है, उनके ऊपर वो धमकी लगा रहे हैं जो हम 25% आपके ऊपर कर देंगे। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, विदेश नीति और देशों ने नहीं बदली है, विदेश नीति अमेरिका ने बदली है और सब देशों को उसके साथ कैसे वो करेंगे, वो हैबिट करेंगे, कैसे उसके साथ वो जूझ पाएंगे, वो उनको देखना है। और इसीलिए नेटो पर भी इतना बुरा इसका प्रभाव होगा। और हम देख रहे हैं यूरोप के जो देश हैं, जो पहले ट्रंप डिमांड कर रहे थे जो 2% अपनी जीडीपी का, जी बेशक ये परीक्षा अशोक जी सबके लिए ही है। जितने भी देश जो अमेरिका से जुड़े हैं, जो नेटो के साथ जिनके अच्छे संबंध हैं, उन सबके लिए ही ये एक बड़ी चुनौती के रूप में अब यहाँ पर सामने आ गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए।